हेलो, नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक पे बात करूंगा जिससे मिडिल क्लास बहुत इम्पैक्टेड है और उसको लिमिटेड अवेयरनेस है, जिसकी वजह से वो इस चीज़ में आज एक्सप्लॉइट हो रही है एंड फ्यूचर में उसके एक्सप्लॉइट होने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। और वो चीज़ है क्रेडिट स्कोर रिपोर्ट। एंड मेरे हिसाब से ये जो रिपोर्ट है, दिस इज द टूल डिजाइन बाय दिस सिस्टम टू कीप यू to pull you into the debt trap and keep you stuck in that debt trap all through your life। ये कैसे एग्जीक्यूट होता है और वो क्या और तरीके हैं जिसके थ्रू इस रिपोर्ट के थ्रू और ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और इस रिपोर्ट का काफ़ी ऐसे हिडन पर्सपेक्टिव जो मे बी आप जिससे अवेयर ना हो, उससे आपको अवेयरनेस मिलेगी, इंसाइट मिलेंगी। तो ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। एंड देखने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब ये जो रिपोर्ट होती है क्रेडिट स्कोर रिपोर्ट, इसके बारे में हमें ये बताया गया, ये अवेयरनेस फैलाई गई कि दिस इज टू चेक योर क्रेडिट वर्दीनेस। आपको लोन देना, क्रेडिट कार्ड देना कितना रिस्की है, उस चीज़ को पता लगाने के लिए क्रेडिट रिपोर्ट बनाई जाती है। अब इसके बनाने का क्या सिस्टम है और वो कितना अपने आप में एक ब्रोकन सिस्टम है, एक फॉल्टी सिस्टम है, वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। अब क्रेडिट वर्दीनेस किसी इंसान की ये मतलब ये होती है कि अगर आपने किसी इंसान को कुछ पैसा उधार दिया है तो कितने चांसेस हैं कि वो पैसा डूब जाएगा और कितने चांसेस हैं कि वो पैसा आपके पास इंटरेस्ट सहित लौट के आ जाएगा। अगर लौट के आ जाएगा दैट मीन्स की क्रेडिट वर्दीनेस है, और अगर नहीं आएगा लौट के, आपकी क्रेडिट वर्दीनेस जीरो है या कम है, तो दैट मीन्स कि आपको पैसा देना रिस्की है। ये पर्पस है जिसको पूरा करने के लिए तरीका ये निकाला कि ये रिपोर्ट का तरीका निकाला। अब अगर यही पर्पस आपको पूरा करना है तो मेरे हिसाब से फाउंडेशन लेवल पे ही मिस्टेक है, क्योंकि ये तरीका आप इस रिपोर्ट से या ये चीज़ को वैलिडेट करना इस रिपोर्ट के थ्रू, ये फाउंडेशन लेवल पे ही गलत है। अगर आपको किसी की क्रेडिट वर्दीनेस ही चेक करनी है तो चेक हिज इनकम स्टेबिलिटी, इनकम सोर्सेज, उसके पास क्या इन्वेस्टमेंट्स हैं, क्या सेविंग का बेस है, उसके पास क्या एसेट ओनरशिप है, ये आप चेक करो तो आपको क्रेडिट वर्दीनेस क्या है उस इंसान की, आपको तब पता चलेगा। पर सिस्टम क्या बनाया कि भाई ये रिपोर्ट में जो स्कोर आएगा ना, उस पे हम पता लगाएंगे तुम्हारी क्रेडिट वर्दीनेस क्या है। और ये जो रिपोर्ट में स्कोर आएगा, ये स्कोर कैसे आएगा? जब तुम लोन लोगे और टाइम से लोन चुका दोगे, तब इस रिपोर्ट में अच्छा स्कोर आएगा और आपको उस हिसाब से आपकी क्रेडिट वर्दीनेस डिसाइड की जाएगी। और एक अजीब सी बात ये आप देखो कि अगर इस आपने कभी लाइफ में सपोज करो लोन लिया ही नहीं, आपके पास सफिशिएंट एसेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट है, सेविंग्स हैं, आपकी इनकम इतनी है, इतने आपके पास रिसोर्सेज ऑलरेडी हैं कि आपको कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी लोन लेने की, तो आपने कभी लोन नहीं लिया और फिर भी लेकिन आपकी क्रेडिट वर्दीनेस तो पूरी है, पर ये रिपोर्ट आपको शो करेगी जीरो क्रेडिट वर्दीनेस। क्यों? क्योंकि आपने लोन नहीं लिया, कभी आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी लोन लेने की, वो ये चीज़ कभी कंसिडर करेगी नहीं ये रिपोर्ट। ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि आपके पास पहले से ही सफिशिएंट इनकम है, एसेट्स हैं, सेविंग्स हैं और मतलब इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स हैं। इसका कोई भी इस पे कंसिडर नहीं किया जाएगा। आपने क्योंकि लोन नहीं लिया आज तक एक भी रुपए का, दैट मीन्स आप क्रेडिट वर्दी नहीं हो, क्योंकि आपकी क्रेडिट रिपोर्ट का स्कोर जीरो है, क्योंकि आपने लोन नहीं लिया। सो द लेंडर विल ट्रीट यू दैट यू आर नॉट अ क्रेडिबल पर्सन। वो ये नहीं सोचेगा कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ी लोन लेने की, पर आपने क्योंकि लिया नहीं, दैट मीन्स यू आर नॉट क्रेडिबल। अब इस लॉजिक के हिसाब से, क्योंकि ये एक तरीके से यही रूल है जिसके हिसाब से रिपोर्ट बनाई जाती है, इस वजह से लोग ज़बरदस्ती लोन ले रहे हैं, भले ही वो शॉर्ट ड्यूरेशन का ले रहे हैं, छोटे अमाउंट का ले रहे हैं, क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं, छोटी लिमिट का ले रहे हैं, जस्ट एज अ प्रॉक्सी कि भाई हमारा क्रेडिट स्कोर इस रिपोर्ट पे अच्छा दिखे, इस रिपोर्ट में हमारा क्रेडिट स्कोर, हमारे नाम के अगेंस्ट जो स्कोर आ रहा है वो हमेशा अच्छा दिखाई दे। सिर्फ इस चक्कर में एज अ प्रॉक्सी, जरूरत ना पड़ने पे भी लोन ले रहे हैं लोग जबरदस्ती। अब इस रिपोर्ट को बनाने का तरीका देखते हैं।
जो अपने आप में कितना ब्रोकन है और फॉल्टी है। पहला पॉइंट कि स्ट्रक्चरल लेवल पे ही इस रिपोर्ट की फॉर्मेशन में प्रॉब्लम है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंज्यूमर अपना जो लोन लेता है वो इस लेंडर को डेटा देता है, अपनी सब पर्सनल डिटेल्स, इनकम डिटेल, ये सब इस लेंडर को देता है। ये लेंडर अब ये डेटा देता है तीसरी पार्टी को, जो होती है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो, CIB। इसको ये इंफॉर्मेशन दी जाती है और ये जो ब्यूरो होता है, इस इंफॉर्मेशन जो इसको आई है लेंडर से, उसके बेसिस पे एक रिपोर्ट बनाता है उस कंज्यूमर की, ठीक है, जिसने लोन लिया। और ये जो रिपोर्ट ये बनाता है, इस रिपोर्ट को बनाने का तरीका वो बहुत ही एरर प्रोन है, अनरिलायबल है एंड ओपेक है, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल नहीं है। एंड अगर एक बार इसमें डिस्क्रिपेंसी आ गई तो बहुत लंबा वेटिंग टाइम है उस एरर की करेक्शन का, उस डिस्क्रिपेंसी के करेक्ट होने में। वो कैसे है मैं आपको अब बताता हूँ। तो सबसे पहले स्ट्रक्चरल फॉल्ट इसमें यह है कि सारा डेटा लेंडर से लिया जाता है, ब्यूरो के पास डेटा खुद से कलेक्ट कभी नहीं होता, वो जो भी डेटा आता है लेंडर से आता है। तो ब्यूरो अपनी तरफ से कभी भी कोई इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन, कोई सेकंड कंफर्मेशन कभी नहीं करता, ठीक है। दूसरा, जो डेटा लेंडर से आता है और फिर ब्यूरो उस डेटा के बेसिस पे रिपोर्ट बनाता है, तो चांसेस ऑफ एरर्स इस पॉइंट पे आ जाते हैं। क्या एल्गोरिदम्स यूज हो रहे हैं, वो किस लॉजिक के हिसाब से, किस में कितना अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं, किसके अगेंस्ट, किस नाम के अगेंस्ट क्या अमाउंट डाल रहे हैं, ये सारा प्रोसेस ओपेक है, अननोन है, पता नहीं एल्गोरिदम्स किस लॉजिक, किस प्रिंसिपल के हिसाब से काम कर रहे हैं, दैट उसके हिसाब से बहुत एरर्स इस चीज में आते हैं। एंड पिछले कुछ समय से बहुत कंज्यूमर्स की कंप्लेन्स है कि भाई हमने, जिन्होंने कभी लोन लिया ही नहीं हमारे नाम के अगेंस्ट, ये लोन कहाँ से खड़ा हो गया, या हमने लोन पहले जो लिया था वो सारा हमने रीपे कर दिया, इंटरेस्ट सहित रीपे कर दिया, फिर भी इतने सालों बाद आज भी ये थोड़ा सा अमाउंट हमारे नाम के आगे आउटस्टैंडिंग कैसे आ रहा है। अब क्योंकि वो थोड़ा सा अमाउंट आउटस्टैंडिंग आ रहा है और वो उतने साल पहले से आ रहा है, तो उतने साल से लेके आज तक उस पर जो इंटरेस्ट लगा, फिर उस इंटरेस्ट पे और इंटरेस्ट लगा, फिर और इंटरेस्ट लगा, फिर और इंटरेस्ट लगा, और वो अमाउंट छोटे से बड़ा होते 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 एक बड़ा अमाउंट बन गया आज की डेट में। और आज की डेट में अगर आप अपना सिबिल देखोगे तो आपका स्कोर कम मिलेगा, क्योंकि यू आर अ डिफॉल्टर, क्योंकि आपने अपने ड्यूज क्लियर नहीं करे। तो ये हो रहा है एरर्स के आने के चक्कर में। तीसरी प्रॉब्लम ये है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बहुत लंबा टाइम लेता है ठीक होने में। डिस्प्यूट को आप कंप्लेन फाइल कर दो, ये आसान काम है, ये ईमेल के थ्रू, कॉल सेंटर में कॉल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो, पर वो कंप्लेन आपकी जब रिजॉल्व होगी, वो कब होगी वो पता नहीं, क्योंकि कंप्लेन के रिजॉल्व होने में भी आपके लेंडर की सहयोग चाहिए, आपके लेंडर की कोऑपरेशन चाहिए, क्योंकि लेंडर से जब आपका डेटा जब तक आएगा नहीं, ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो आपकी कंप्लेन पे वर्क कर नहीं सकता। जब तक वो जो डेटा आया लेंडर से, लेंडर जब तक उसको सर्टिफाई नहीं कर देगा, वैलिडेट नहीं कर देगा यस कि दिस डेटा इज करेक्ट, जो ब्यूरो है वो उससे आगे फर्दर प्रोसेसिंग नहीं कर सकता। तो आपका काम रुका रहेगा जब तक लेंडर कोऑपरेट ना करे। मतलब दुख आप झेल रहे हो, नाम के आगे आपके ड्यूज हैं, इंटरेस्ट आपके नाम पे चार्ज किया जा रहा है, पर कॉर्पोरेशन किसकी चाहिए, सहयोग किसका चाहिए, लेंडर का, ठीक है। तो ये आप इस चीज की आयरनी को समझो। फिर थर्ड पॉइंट जो इसमें आता है, वो इसमें आता है कॉन्टिन्यूस फॉलोअप आपको करना पड़ेगा। आपकी डेली लाइफ का जो रूटीन है उसमें से आपका प्रोडक्टिव टाइम इस फॉलोअप में मारा जाएगा। एंड आपको, क्योंकि आपके नाम के अगेंस्ट अमाउंट ड्यू शो हो रहा है, आपको हरासमेंट फेस करनी पड़ेगी रिकवरी एजेंट्स की। रिकवरी एजेंट्स आपको सिर्फ अपने डेटा के हिसाब से, आउटस्टैंडिंग के हिसाब से आपको कॉल करेंगे, आपसे फेस टू फेस मिलने आएंगे, आपको हड़काएंगे, धमकाएंगे, आपको ह्यूमिलिएट करेंगे, आपको आपकी सोसाइटी के आगे एम्बैरेसमेंट फील होगी, पर आपको वो सब झेलना पड़ेगा क्योंकि आपके नाम के आगे आउटस्टैंडिंग आ गया है। आप रिकवरी एजेंट से ये सवाल करोगे, भाई मुझे अपने डिफॉल्ट का प्रूफ तो दो, मुझसे गलती हुई है, मुझसे क्या ड्यूज छूटे हैं, वो मुझे उसकी डिटेल्स तो दो, स्टेटमेंट तो दो, डॉक्यूमेंट तो दो। तो वो स्ट्रेट अवे डिनाई कर देंगे, कहेंगे कि ये हमारे पास नहीं है, हमारे को इस सब की एक्सेस नहीं है, हमारे पास तो ये डेटा है कि आपके नाम के अगेंस्ट ड्यू है और आपको ये क्लियर आपने नहीं करे और इसलिए हम आपको अब धमका रहे हैं, हड़का रहे हैं आके।
तो रिकवरी एजेंट्स की वो आपको हरासमेंट फेस करनी पड़ेगी, सोसाइटी के आगे आपको एम्बैरेस होना पड़ेगा, क्योंकि आपके नाम के आगे कुछ ड्यूज हैं और वो ड्यूज कहाँ से आए पता नहीं। आपने कभी लोन लाइफ में कभी लिया नहीं, पर आपके नाम के आगे लोन दिख रहा है, और वो क्योंकि लोन दिख रहा है आपको पता भी नहीं है कि लोन दिख रहा है, क्योंकि आपने रिपोर्ट चेक नहीं करी इतने टाइम से। और रिपोर्ट चेक जब आप कर लोगे तो लोन आउटस्टैंडिंग आएगा तो आप फॉलोअप में भी लग जाओगे, हरासमेंट भी करोगे, एम्बैरेसमेंट भी आपकी होगी। एंड डे बाय डे ये जो कंप्लेंट्स का ट्रेंड है ये बढ़ता जा रहा है। लोगों के नाम पे उन्होंने लोन लिया भी नहीं है, लोन दिखाई दे रहे हैं। लोगों की जो एग्जिस्टिंग जो भी स्कोर्स थे वो उसमें सडन ड्रॉप आ रहा है, सडनली उनके स्कोर गिर जाते हैं, और वो क्यों गिर रहे हैं, कैसे गिर रहे हैं, वो ट्रेस ही नहीं हो सकता, क्योंकि सिस्टम ओपेक है, सिस्टम खुद ट्रांसपेरेंट है ही नहीं, तो वो अपने आप में ट्रेसेबल वो चीज़ है नहीं। और एक बार अगर आपका छोटी सी इस एरर की चक्कर में चीज़ क्या हो रही है, मेजर कॉन्सिक्वेंस हो रहे हैं, और वो कॉन्सिक्वेंस ये हो रहे हैं कि आपकी रिपोर्ट गलत बन रही है, और रिपोर्ट गलत बन रही है तो आपकी क्रेडिट वर्दीनेस पे उंगलियां उठ रही हैं। अब इस सिस्टम में क्योंकि मल्टीपल पार्टीज इन्वॉल्व हैं, इस वजह से इस पूरे सिस्टम में एक तरीके से डाटा इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा। बहुत सारे लूप होल्स हैं, लेंडर को डेटा कंज्यूमर दे रहा है, फिर वो डेटा लेंडर क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो को दे रहा है, फिर ब्यूरो क्या एल्गोरिदम लगा रहा है, क्या लॉजिक लगा रहा है, वो किसी को पता नहीं है। एंड अचानक एरर पॉपअप हो जाता है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने लेकिन किसको पड़ेंगे, कंज्यूमर को ही पड़ेंगे, ना लेंडर को कोई परवाह, ना सीआईडी को कोई परवाह। तो मल्टीपल पार्टीज इसमें इन्वॉल्व हैं और रिकवरी एजेंट्स आपको हैरास करेंगे और आप इससे बच नहीं सकते। तो एक सेंट्रलाइज्ड यूनिट नहीं है, या ये मेरा एक सजेशन है कि जो लेंडर्स हैं क्या वो अपनी ही यूनिट में या अपनी ही एंटिटी के अंडर एक सेपरेट ये क्रेडिट स्कोर का डिपार्टमेंट नहीं रख सकते, या टीम नहीं रख सकते कि जिनको भी वो लोन्स दे रहे हैं उनका इवैल्यूएशन, उनका पूरा किसको कितना दिया, किसकी क्या क्रेडिट वर्दीनेस है, वो उन्हीं का वो डिपार्टमेंट मैनेज कर ले, मॉनिटर कर ले। क्योंकि अगर इसके लिए कोई थर्ड पार्टी एंगेज कर रखी है जो इस अभी के सिस्टम में हो रखी है, तो इस थर्ड पार्टी को जब भी कोई डिस्क्रिपेंसी आएगी, कंप्लेन आएगी, वो लेंडर के पास जाएगा कि भाई तू मुझे डेटा दे। लेंडर जब डेटा देगा ये उस डेटा को चेक करेगा, मिलाएगा, मिलता है नहीं मिलता है, मिसमैच होता है क्या होता है, और लेंडर जब तक वैलिडेट नहीं करेगा भाई जो डेटा मैंने तुझे दिया है वो ही ठीक है, तब तक काम आगे बढ़ेगा नहीं। तो ये इसके कुछ इनहेरेंट प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ये सिस्टम इतना अनरिलायबल होता है, एरर प्रोन है, ओपेक है, हार्ड टू चैलेंज है, एंड लॉन्ग वेटिंग टाइम है अगर कोई डिस्क्रिपेंसी या एरर आ जाए तो उसके ठीक होने में। अब दिक्कत क्या है, इस हमारी गवर्नमेंट ने या हमारे देश के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने इनडायरेक्टली इस सिस्टम की वजह से, इस रिपोर्ट की वजह से, इस क्रेडिट स्कोर की वजह से ये मैंडेट कर दिया कि भाई लोन लो, क्रेडिट कार्ड लो और उसकी रीपेमेंट करो, तभी तुम्हारा स्कोर अच्छा दिखेगा। अब इतना अनरिलायबल सिस्टम जिसके थ्रू ये स्कोर जनरेट हो रहा है, ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरा, इस अनरिलायबल सिस्टम से जो स्कोर जनरेट हो रहा है, तुमने उसकी इतनी वाइड एप्लीकेबिलिटी कर दी, उसको इतना इंपॉर्टेंट बना दिया कि जो कंज्यूमर है वो जॉब के लिए अप्लाई करे तो उसकी ये स्कोर चेक हो रहा है, वो रेंट पे कमरा लेने जाए तो उसका ये स्कोर चेक हो रहा है, वो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा रहा है तो उसका ये चेक हो रहा है, और अगर वो अपनी शादी भी कर रहा है तो भी उसका ये क्रेडिट स्कोर चेक हो रहा है, क्योंकि शादी वाले केस में भी अब ये क्रेडिट स्कोर चेक होता है, क्योंकि फ्यूचर में आपकी ये भी तो एक ऑब्लिगेशन है जो आपको बाकी सारी ऑब्लिगेशंस के साथ ये भी पूरी करनी है, तो इसलिए इसकी भी चेकिंग होती है। तो इतनी जब चेकिंग, इसकी आप यूजेबिलिटी बढ़ाते जा रहे हो तो भाई इसकी रिलायबिलिटी भी तो बढ़ाओ। इस पे आप जब कंज्यूमर को इतना डिपेंडेंट बनाए जा रहे हो कि तेरे जॉब भी इससे चलेगा, तेरा रूम भी इससे मिलेगा, तेरी शादी भी इससे होगी, तुझे हॉस्पिटल में इलाज भी इससे होगा, भाई तो इस स्कोर रिपोर्ट को रिलायबल भी तो बनाओ, फुल प्रूफ भी तो बनाओ, फॉल्टी ये ना बने, इसके चांसेस कम से कम हो, ना के बराबर हो, ऐसा सिस्टम क्रिएट करो ना। फ्यूचर में अब इस चीज को और इसकी एप्लीकेबिलिटी को अगर हम कहाँ ऐसे एक्सपेंड और ये अगर कर दी गई तो आप खुद इमेजिन करके देखो एक्सप्लॉयटेशन का लेवल मिडिल क्लास का कहाँ पहुंचेगा। और मैं बार बार मिडिल क्लास इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मिडिल क्लास बहुत ह्यूज एक
मतलब एक पार्ट बनती है, एक बहुत ह्यूज एक पार्ट बनती है जो बोरो करती है, जो बैंक से एनबीएफसी से बोरो करती है, अलग अलग पर्पसेस के लिए बोरो करती है। तो मिडिल क्लास को ही इस क्रेडिट स्कोर पे ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंट किया जाएगा, और कुछ और ऐसे रास्ते हैं जिस पे अगर वो डिपेंडेंस और आ गई तो कितना टफ हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कल को आपके बच्चे जिस स्कूल में जा रहे हैं वो स्कूल वाला भी आपके बच्चों के पेरेंट्स का अगर क्रेडिट स्कोर डिमांड करे कि दिखाओ, ताकि ये समझ में आए कि आप मेरे स्कूल की फीस दे सकते हो कि नहीं, तब मैं आपके बच्चों को एडमिशन दूंगा। तब सोचो मिडिल क्लास की क्या आफत आएगी जब आने वाले टाइम में इंश्योरेंस कंपनी, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ये बोले कि भाई पहले अपनी ये स्कोर कार्ड दिखाओ, तभी मैं तुम्हें इंश्योरेंस दूंगी, ताकि ये पता चले तुम मेरा प्रीमियम अगले 25-30 साल तक भर सकते हो कि नहीं भर सकते हो। तो बताओ, मतलब स्कोर कार्ड चेक कर रहे हो, बंदे की रिसोर्स, बंदे के एसेट्स, बंदे की इनकम, बंदे का सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, वो कुछ चेक नहीं हो रहा है। तो अब आप ये समझ के देखो, अगर सारी की सारी जो डिपेंडेंसी इस रिपोर्ट पे ही करती, सारा का सारा कंट्रोल इस एक रिपोर्ट में ही कॉन्सेंट्रेट कर दिया, तो सोचो जिसको हम पर कंट्रोल करना है उसके लिए कितना इजी है अपने हिसाब से हमें कंट्रोल करना, अपने हिसाब से हमारे लिए नैरेटिव सेट करना। पर हम जिस पे कंट्रोल किया जा रहा है, जो जनरल पब्लिक है, जो मिडिल क्लास है, उसके लिए कितना टफ है। उसकी लाइफ हेल बन जाएगी, उसकी लाइफ एक इतना डिफिकल्ट डिस्टर्बिंग टाइम हो जाएगा उसकी लाइफ का कि वो इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाए उसे समझ में नहीं आएगा। तो फाउंडेशन लेवल पे ही जो पर्पस है क्रेडिट वर्दीनेस को इवैल्यूएट करने का, उसके लिए ये सिस्टम कैसे काम कर रहा है मेरे को समझ में आता नहीं, क्योंकि रिसोर्सेज की तो यहाँ चेकिंग हो नहीं रही। किसी भी लेंडर के पास अगर कोई भी बंदा पैसा उधार लेने आता है, लोन लेने आता है, क्रेडिट कार्ड लेने आता है, और तुम्हें उसकी अगर रीपेमेंट की कैपेबिलिटी ही चेक करनी है, तो उसके रिसोर्स चेक करो जिससे कि वो इनकम कमा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जो इंसान जॉब कर रहा है वो सैलरी कमा रहा है, उसकी सैलरी स्लिप देखो, बैंक स्टेटमेंट्स देखो, ठीक है, वो ठीक से देखो। जो बंदा बिजनेस कर रहा है उसके बिजनेस की हिस्ट्री देखो, टर्नओवर देखो, किस पर्पस के लिए वो लोन ले रहा है वो देखो, और उस लोन को लेके वो जो भी करेगा उसका फ्यूचर इनकम जनरेशन पोटेंशियल देखो, वो चीज चेक करो। जो इंसान इन्वेस्टमेंट से रिटर्न कमा के अपनी जिंदगी गुजार रहा है और उससे ही तुम्हारी रीपेमेंट करेगा, तो उसकी इन्वेस्टमेंट चेक करो कहाँ कहाँ है, वो कितनी रिस्की है, उसको क्या मार्केट रिस्क उस पर इंपैक्ट डालते हैं, उसकी क्या मार्केट वायबिलिटी है, कैपिटल एप्रिसिएशन कितना होने का पोटेंशियल है, ये चेक करो। जिस इंसान की रेंटल इनकम बहुत है और जो प्रॉपर्टी से बहुत पैसा कमा रहा है रेंट से, तो उसकी रीपेमेंट कैपेबिलिटी उसकी प्रॉपर्टीज से चेक करो, उसकी प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू है, क्या मार्केट वैल्यू है, कल को बेचने जाए तो प्रॉपर्टीज कितने में बिकेंगे, फ्यूचर में कितना रेंट ये प्रोड्यूस कर सकती है, वो चेक करो। ये सब चीजों को चेक करने का एक जरिया होता है, वो होता है आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न जो इंसान फाइल करता है। उस आईटीआर का थॉरो इंस्पेक्शन करो, ऑडिट करो, एक एक लाइन उसमें से ड्यू डिलिजेंस ढंग से करो, अपने कंप्लायंस प्रोसीजर टाइट करो, उनको स्ट्रिक्ट बनाओ। वो चीज नहीं करनी, सारा का सारा प्रेशर इन द एंड डेटा गलत हो जाए, तो किसी ने कोई लोन नहीं लिया, कोई लोन गलती से उसके नाम के आगे रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो फॉलो अप करने का, तो सब चीज पे उसको जॉब के लिए वो स्कोर दिखाना है और स्कोर खराब हो रहा है, या मेडिकल फैसिलिटी है या शादी है, वो सब चीज का जिम्मा लास्ट में स्ट्रेस किसके सर पे बांध दिया, उस कंज्यूमर के सर पर। जबकि तुम एक आईटीआर को अगर ठीक से थरली चेक कर लो और उस आईटीआर के हिसाब से जितना लोन दे सकते हो उस कंज्यूमर को सिर्फ उतना ही दो, उसको एक्स्ट्रा लोन क्यों दो, थोड़ा सा मार्जिन रोक के ही उसको लोन दो, ताकि वो तुम्हारा एनपीए कल को बनने के उसके चांसेस सबसे कम हो, मिनिमम हो। ये चीज नहीं होगी, अपनी तरफ से स्ट्रिक्टर कंप्लायंसेस प्रोसीजर्स नहीं आएंगे, ड्यू डिलिजेंस ढंग से नहीं होगी, सारा का सारा आएगा बात उस कंज्यूमर पे। तो अब इतनी देर जो मैंने आपको ये बताया, अब हम जो कंक्लूजन पे मैं जब इस चीज को देखता हूं, तो मैं कभी कभी सोचता हूं, मेरे को ये ख्याल आता है कि एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जो सिस्टम हमको रोक रहा है अपनी ही इनकम, इन्वेस्टमेंट, एसेट, सेविंग पे रिलाय करने को, और हमारे को मजबूर कर रहा है
लोन या क्रेडिट कार्ड लेने को, बावजूद कि हमारे पास सफिशिएंट इनकम रिसोर्सेज हैं, फिर भी हमारे लिए वो चीज़ मैंडेटरी कर रहा है। बेसिकली हमारे को वो इंडिपेंडेंट होने से रोक रहा है एंड हमारे को वो डिपेंडेंसी की तरफ लेके जा रहा है। वो ये कह रहा है तुम डिपेंडेंट जब हो जाओगे ना तभी तुम्हारा स्कोर मैं बढ़िया दूंगा। मतलब कि हम डिपेंडेंट हो जाएं, हम अपने ऊपर सब कुछ इनकम होने के बावजूद भी लोन का बोझ और रख लें हमारे सर पे, ताकि हमारे को एडिशनल स्ट्रेस एंजाइटी रहे, टाइम से पैसा गया कि नहीं, क्या इंटरेस्ट है, और चला भी गया तो हमारे अब नाम के आगे बैलेंस तो कुछ नहीं आ रहा, रिपोर्ट को टाइम टू टाइम चेक करते रहे। मतलब उधारी का पैसा सर पे हो और अपना ही पैसा खर्च करना हो, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो जो एक्स्ट्रा टेंशन जो दी जा रही है वो क्यों दी जा रही है? जो एक क्रेडिट स्कोर पे इतनी सब चीजें डिपेंडेंट की जा रही हैं वो क्यों की जा रही? ताकि ज्यादा से ज्यादा लोन लोग लें, टू पुल यू इनटू दिस डेट ट्रैप एंड नेवर लेट यू गो आउट ऑफ इट। तो यही एक ये मैकेनिज्म, मतलब ये एक इनका फुल पर्सपेक्टिव, फुल पर्पस ये है। पर जो बताया जितना जाता है वो इतना ही बताया जाता है कि भाई क्रेडिट वर्दीनेस चेक होने के लिए हो रहा है, आपका क्रेडिट स्कोर के हिसाब से आपको लोन कितना दे, ये चीज चेक करने के लिए हो रहा है। पर इस ट्रैप की वजह से ये हो रहा है कि जॉब, जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन हमारे देश की जो मैक्सिमम है, और जो मेरे इस चैनल का ऑडियंस है मिडिल क्लास, जो जॉब करती है, मेजॉरिटी जो जॉब करती है, उनको दे आर पुलिंग देम into this vicious circle of taking loan, repaying loan, taking loan, repaying loan। जस्ट यही चक्कर में घूमते रहो, घूमते रहो, घूमते रहो, और जिस चीज से तुम बंधे हो जॉब, और उस जॉब से कभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी नहीं। तो ये हो रहा है। तो मेरे हिसाब से ये क्रेडिट स्कोर रिपोर्ट वाला सिस्टम इज जस्ट टू कीप यू इन दिस डेट ट्रैप एंड टू नेवर लेट यू गो आउट ऑफ इट। ये है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको क्या कहना है इस वीडियो पे, कमेंट बॉक्स में प्लीज अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। एंड व्यूअर्स, आप जो मेरा इस वीडियो देख रहे हो, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि आपको ऐसा ही कंटेंट आगे और मिलता रहे। एंड वीडियो को लाइक्स ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा, कमेंट में फीडबैक दीजिएगा, ताकि इस वीडियो की रीच बढ़े एंड लोग कमेंट पढ़ के समझें इस चीज़ का क्या डेंजरस इम्पैक्ट है और किस तरीके से इसको फ्यूचर में और ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव बनाया जा सकता है, एंड अपने आप को वो बचा सकें इस चीज़ से। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।